बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रस्ट डेफ़िसिट के हवाले से जिन लोगों के ऊपर अवाम और हुकूमत के दरमियान या जो हुकूमती इदारे होते हैं इनके दरमियान क्या होता है। अली वज़ीर साहब का वाक़या हो या फिर इसके साथ-साथ और बहुत सारे पीटीएम का वाक़या हो या बहुत लोग हैं ऐसे जो थोड़ा-सा हट कर बात करते हैं या हम जो बात करते हैं शायद उससे वो डिफरेंट बात करते हैं, ये उनका राइट है। फिर उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना। लेकिन उसके साथ-साथ शाहरुख जतूई जैसा जिसने शाहज़ेब खान को कत्ल किया 2012 में और वो एक मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है और हुकूमत उनको कुछ नहीं कहती और ना कानून हरकत में आता है कि भाई क्यों, किस कानून के तहत वो जो है वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आप बीमार हैं वो हो सकता है, बट ये नहीं कि आप परमानेंट अपनी जो अगर आप जेल की जो लाइफ है वो आप अपने मतलब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लग्जरियस किस्म के रूम में गुजारे। लेकिन खैर बात करेंगे अली वजीर साहब के हवाले से उनके वकील के साथ आजकल क्या हुआ है। उनके घर पे रेंजर ने छापा मारा, क्या चीजें हुई उनके बेटे को गिरफ्तार करके, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले आप लोगों से कहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम करें ट्रस्ट डेफिसिट की। इस वक्त अली वजीर साहब एक मुकदमे से तो वो बरी हो गए, उनकी सॉरी बेल हो गई, लेकिन बाकी कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिनमें अभी तक उनकी ना बेल हुई है, साल से ऊपर हो गया, ना उनका प्रोडक्शन ऑर्डर आता है जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आता है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली की तरफ से। और वो बेचारे जो हैं शायद लोगों की मुलाकात भी कम होती है उनसे, अपने कुछ करीबी लोगों के साथ उनकी शायद मुलाकात होती होगी, लेकिन बाकी किसी ने अली वजीर साहब को नहीं देखा। लेकिन ये इतलात है कि उनको बहुत सख्त तकलीफ से उनको गुजारा जा रहा है और इसीलिए कि वो जो नैरेटिव है उनका उनका जो बयानिया है उससे वो किसी तरीके से पीछे हट जाए और उन लोगों के शायद जूते चाटना शुरू कर दें जो बाकी लोग करते हैं और वो फिर मतलब उनकी वाह वाह होती है और उनको सारी फैसिलिटीज भी मिलती है और वो कहते हैं यार असल लोग तो यही है और असल पेट्रियट तो यही है। जो वकील एक नहीं दो लॉयर्स के साथ ये वाकया पेश आया कराची के अंदर, बड़ा शहर है, जो इनका मुकदमा लड़ रहे हैं और अदालत में पेश होते हैं। एक के घर पे छापा मारा गया और उनके बेटे को ड्रग्स में गिरफ्तार करके ले गए, हालांकि ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिले। ये तो भला हो वहां के कोर्ट का कि उसने अगले ही दिन उनकी जो बेल थी वो दे दी, हालांकि वो रिमांड उसके लिए मांग रहे थे कि किसी तरीके से उस लॉयर को तो शायद डरा धमका के नहीं डरा सके थे, तो उन्होंने कहा शायद बच्चों के हवाले से क्योंकि ज्यादा सेंसिटिविटीज होती हैं तो वो फिर अपने जो मौकफ है उससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन उनके बेटे की बेल हो गई और वो वापस घर चले गए। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा कि आप अपनी बात मनवाने के लिए उस ताकत का जो शायद मेरी वजह से या मेरे जैसे और लोगों की वजह से आपने वो वर्दी पहनी हुई है, वो रेंजर्स हो या बाकी हमारी जितनी भी फोर्सेस है वो हो, उनको ये हक कहां पे, किस कानून ने और किस आईन ने दिया हुआ है कि आप किसी के घर में बगैर किसी प्रॉपर वारंट के और चीजों के आप घुस के और वहां पे उनकी तोड़ फोड़ करे चीजों को जिसे कहते हैं इधर फेंके उधर फेंके। मतलब अगर आपने गिरफ्तार करना है किसी को एक्स वाई जेड को, लेट सपोज आप मुझे गिरफ्तार करने आए हुए तो गिरफ्तार करके ले जाए, दैट्स इट। मैं किसी मतलब जिसे कहते हैं कि कोई मतलब डिब्बे में तो छोटे बॉक्स में तो नहीं छुप सकता ना कि आप सारी चीजें आपने उधेड़ के और नीचे फेंक दी। ये हो रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जिसको मदीने की रियासत भी इमरान खान का कहते हुए नहीं तकते, सुबह दोपहर शाम जहां पे भी खड़े होते तो कहते ऐसी मदीने की रियासत मैंने शायद वो वाली मदीने की रियासत जो असल में थी उससे भी बहुत आगे की है, मतलब वो मैंने कायम की है। तो एक इंसान जिसने जिसको आपने ये इल्जाम लगाया है कि ये इदारों के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ इसने बात की, अगर लेट सपोज की भी है, तो क्या उसका ये हक नहीं बनता कि उसको आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवा कर और उसको असेंबली में इजलास जब हो रहे होते हैं आप उसमें पेश करें? क्यों नहीं पेश करते? वजह क्या है? डर किस चीज का आपको? जब अभी कुछ दिन पहले एक दहशतगर्द बकौल हमारे इदारों के थे आरिफ गुल साहब, उनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे
ادارے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، حالانکہ پہلے یہ ہیلے بہانوں سے کام لیتے رہے کہ بھئی ہم اس کو پیش نہیں کریں گے جی، وہ بڑا یہ ہے، بڑا جو بھی تھا، لیکن اس کو اگلے دن پیش کرنا پڑا ان اداروں کو. خیبر پختونخوا کی پولیس آ گئی تھی اور وہ لے آ کے انہوں نے اس کو پیش کیا. کیا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مجرم ہے علی وزیر صاحب کی اس کو آپ جہاز میں بٹھا کر اسلام آباد لے آئے، اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن، اور اس کے بعد جیسے اجلاس ختم ہو اس کے بعد یہ واپس چلے جائیں. لیکن کیونکہ چور ہے آپ کے دل میں، اور جو ادارے ہیں مختلف قسم کے اپنے ان اداروں کو خراب کرنے کے پیچھے، یقین کریں یہ کہتے ہیں کہ یار اس کے خلاف لوگ مختلف سازشیں کرتے ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہے اس میں ہائیبریڈ وارفیئر کے نام سے ایک پوائنٹ ڈالا گیا ہے کہ یار اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو آپ کو انٹرنلی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہے جس کو آپ کسی کی آواز زبردستی دبانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی واہ واہ صرف اس لیے کریں کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے یا آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، تو آپ کی اس چیز کے ڈر کی وجہ سے وہ آپ کی رسپیکٹ کریں. کبھی نہیں ہوتی. عزت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، نہ وہ بندوق سے ہوتی ہے اور نہ کسی کے ڈر سے ہوتی ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. آپ نے مطلب بہت سارے حربے استعمال کیے ہیں، عام لوگوں کے خلاف، میڈیا کے لوگوں کے خلاف، جرنلسٹوں کے خلاف. مطلب کوئی بندہ ایسا ہو جس کو آپ نے چھوڑا ہو، آپ نے سارے حربے استعمال کر لیے، اور کیا کریں گے؟ لوگوں کو مارنے تک کے حربے آپ لوگ استعمال کر چکے ہیں، لوگوں کو اٹھانے تک کے حربے آپ استعمال کر چکے ہیں، لوگوں کی جوڈیشل کلنگ تک کے واقعات آپ کے ہاتھوں ہو چکے ہیں. وہ کارنامے آپ کے جو ہے نا، کریڈٹ جو فائل ہے آپ کی اس میں لکھے جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ آپ نے کیا، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ آپ کے بندوق کے ڈر کی وجہ سے کریں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی کرے گا. کیا کریں گے؟ مطلب ایک بندے کو ماریں گے، 100 بندوں کو ماریں گے، 1 لاکھ بندوں کو ماریں گے، 1 کروڑ بندوں کو ماریں گے. 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے پاکستان کی، اور آپ ہر گھر کے اندر یقین کریں کہ آپ علی وزیر اور جسے کہتے ہیں کہ منظور صاحب جو ہیں، اس کے طرح کے لوگ جو ہیں، آپ منظور پشتین جیسے لوگ، آپ ہر گھر کے اندر اگر نہیں بھی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. میں کہتا ہوں میں نہ کوئی پی ٹی ایم کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی سپورٹر ہوں، نہ کوئی میں ان کے ساتھ کوئی اور طریقے سے میری ایسی کوئی ایسوسیشن ہے. کبھی کبھار اگر ملاقات ان کے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں دیکھ کر یقین کریں کہ مطلب میرے دل میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے سمپتیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک بندے کے ساتھ ایک طرح کا رویہ، ایک طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں، اور اس کے پیرلل دوسرا بندہ اس سے بڑا مجرم، آپ اس کے ساتھ اس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں دل میں. وجہ کیا ہے کہ آپ مطلب کس قسم کی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں؟ جو بندوق کے زور پہ اگر ریاستیں قائم ہوتی تو دنیا میں آج صدام حسین بھی ہوتا، اور لیبیا کا معمر قذافی بھی ہوتا، اور جتنے بھی بندوقوں والے وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوتے سامنے، اور جنرل ضیاء بھی جو ہے وہ مطلب قبر میں نہ ہوتا، وہ آج بھی بیٹھا ہوتا پاکستان میں. بندوق کے زور پہ آپ کسی وقت تک تو کسی سوسائٹی کو شاید کنٹرول کر لیں گے، لیکن فار ایور کبھی آپ نہیں کر سکتے. اور آج کل کا جس دور سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر افغان طالبان جن کا جسے کہتے ہیں کہ خوف سے دنیا ہلتی تھی، ان کے خلاف لوگ اگر کابل میں، ہرات میں اور باقی جگہوں پہ نکلتے ہیں، تو مطلب یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں کیوں نہیں نکلیں گے اور کیوں ڈریں گے، کہ جہاں پر مطلب طالبان کا لوگوں کو پتا ہے کہ بڑے سختگیر قسم کے لوگ ہیں، ان کے ڈر کو سائٹ پہ رکھ کر خواتین نکلتی ہیں، ان کے خلاف احتجاج کرتی ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ 1 2 20 100 250 لاکھ 1000 لوگوں کو آپ غائب کریں گے، اور اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوگا، آپ سارا کچھ جو ہے بس آپ کے وہی لوگ بچ جائیں گے جو آپ کی واہ واہ کریں گے؟ ایسا ممکن کبھی نہیں ہوا، اور نہ یہ ہوتا ہے. جب آپ ڈس بیلنس کریٹ کرتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈس بیلنس سے آپ کو فائدہ ہوگا، وقتی طور پہ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح آپ کی، اس سے میں ایگری آپ کی ان پالیسی سے کرتا ہوں، لیکن فار ایور آپ کی وہ پالیسی چل نہیں سکتی. آپ علی وزیر کو 1 سال سے اوپر ہو گیا آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، بغیر کسی پراپر کسی کیس کے. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، آرمی کو پتہ نہیں کون سی ماں بہن کی ایسی کوئی مطلب، میں کہتا ہوں ویسے تو کسی کی بھی ماں بہن جو ہے وہ سب رسپیکٹیبل ہے، وہ بے شک آرمی والے کی ہو یا کسی عام آدمی کی ہو، پولیٹیشین کی ہو، جرنلسٹ کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، یا کسی بھی ریلیجن والے کی، وہ سب کی سب رسپیکٹیبل ہے.
बट द थिंग इज कि ऐसा कौन सा उसने मतलब गुनाह किया हुआ है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि यार उसने तो पता नहीं आपके मतलब इतना कमजोर इदारा है कि एक अली वजीर की स्टेटमेंट से वो हिल गया, एक सिंगल बंदे के मतलब स्टेटमेंट से, जो एमएनए है। 342 का स्ट्रेंथ है पूरी नेशनल असेंबली में, 341 तो वही है जो आप चाहते हैं। तो अगर उसमें से एक अली वजीर ऐसा है जो कोई अलग बात करता है, सो व्हाट? डर किस चीज का, खौफ किस चीज का? आपको डर है इसीलिए आप उसको नेशनल असेंबली में नहीं लेके आते। इसका मतलब है कि अली वजीर साहब जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो बिल्कुल ठीक है और आप गलत हैं। और आप इसको एक एक कदम के ऊपर साबित करते हैं। आप ये समझते हैं कि यार अली वजीर के ऊपर हमने बैन लगा दिया, मीडिया को कह दिया डंडे के जोर पे कि आपने अली वजीर का एन भी नहीं बोलना, अली वजीर का ए नहीं बोलना। नहीं बोल रहे ना। आपका क्या ख्याल है कि लोग भूल गए अली वजीर साहब को? कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप खुदा न खास्ता अली वजीर साहब को जुडिशियल मर्डर भी कर देते हैं तो ये अली वजीर के लिए जिंदा रहेगा। मंजूर पश्तीन सारी जिंदगी के लिए जिंदा रहेगा। और ये एक मंजूर पश्तीन और एक अली वजीर नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ये एक जिसे कहते हैं आइडियालॉजी है। और ये आइडियालॉजी कभी खत्म नहीं होती। क्यों? उसकी वजह यह कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, मैं कहता हूं कि सबसे बहादुर लोग वही होते हैं जो एक जिसे कहते हैं गुप्त अंधेरे के अंदर जिसे कहते हैं कि रोशनी की किरण होते हैं। और कौन सी ऐसी बात की उन्होंने कोई बंदूक उठाया, आपके जिन्होंने बंदूक उठाया उनको तो आप माफ कर देते हैं, उनकी तो पांसियां तक आप रुकवा देते हैं। एक नहीं हजारों मिसालें हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों ने ना तो बंदूक उठाया ना कुछ और ऐसा किया। लेकिन इसके बावजूद आप कभी उनके बलूचिस्तान जाने पे पाबंदी लगा दे, कभी आप उनके कराची जाने पे पाबंदी लगा दे, कभी आप उनके इस्लामाबाद आने पे पाबंदी लगा दे। डरते क्यों है? मेरे ख्याल में डर तो आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप ठीक है। और जो बंदा, अगर मैं सही हूं, बिलीव में मुझे कोई डर नहीं है और न डर लगना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो आपके दिल में डर होना चाहिए, आप डरेंगे जो हो रहा है और हमें नजर आ रहा है। तो आप अली वजीर के अगर उसको नहीं आप दबा सके, उसको आप जिसे कहते ना झुका सके, लेकिन उसके बाद आप ये कहते हैं कि उनका मुकदमा लड़ने वाले जो लोग हैं वो उनको आप पीछे हटवा दें कि उनका मुकदमा लड़ना छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने कहा कि एक जिसे कहते एक नजरिया है, ये एक आइडियालॉजी है और ये जिंदा रहेगी। अगर ये दो लॉयर्स जो मैं कहता हूं बड़े डट के खड़े हुए हैं, लेकिन अगर इनको आप साइड पे भी कर देंगे तो कुछ और दो आ जाएंगे, हो सकते हैं 200 आ जाए, हो सकते हैं 2000 आ जाए। लेकिन ये लोग लड़ेंगे और ये लोग आपके सामने आएंगे। आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। लोगों के जहनों को, लोगों की जुबानों को जितना मर्जी आप तालाबंदी कर ले, लोगों के जहनों पे जितना मर्जी आप कहें कि हम सवार हो जाए, बंदूक के जोर पे आप जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, लेकिन होता नहीं है। होता वही है जो अवाम चाहती है। और अवाम क्या चाहती है, ये आपको मेरे ख्याल में अब आपको ये बात क्लियर होती जा रही है कि अवाम अब क्या चाहती है। बहुत हो चुका, 75 सालों से हम यही कहानियां सुन सुन के मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके बाद हमारे पेरेंट्स, अब हम, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन। ये कहानियां अब शायद उस तरीके से असर नहीं रखती। इसीलिए आप लोग जो है फिर दूसरे वाले हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माई सिंपैथीज विद अली वजीर साहब। आई होप सो कि वो आएंगे, बाहर निकलेंगे और एज ए हीरो निकलेंगे, एज ए हीरो, द रियल हीरो। मैं उनको इसलिए कहूंगा कि उनको आपने वैसे ही किसी जेन्युइन चीज में आप उसको अंदर कर दे, बिल्कुल करें सर। एक दिन नहीं, 100 दिन, 100 दिन नहीं, 100 महीने, 100 साल, लेकिन कोई जेन्युइन केस उनके ऊपर हो और जो उनका एक फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप हजप ना करें, उसको आप ना दबाएं, वो उसको दे, उसको जिसे कहते हैं कि एक जिसे कहते हैं कि फ्री ट्रायल दें। आप उसके बाद बेशक जो मर्जी आपने इल्जाम लगाया वो इंशाल्लाह मुझे इतना यकीन है कि वो गलत साबित होगा, वो क्योंकि सही है और वो सही साबित होंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी तरीके से एक अली वजीर साहब से, एक निहत्ते अली वजीर से आप डर रहे हैं जिसके पास ना बंदूक है ना कुछ और है, गुलेल भी नहीं है उसके पास, लेकिन आपको डर है। खैर एनीवे, बात हो रही है इस तरह के वाकयात अगर हमारी सोसाइटी में होंगे तो हम बजाय आगे जाने के हम रिवर्स गियर लगाते जाएंगे और हम मजीद मेरे ख्याल में पस्ती की तरफ जाएंगे। और उसमें इस तरह की पॉलिसियों का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी और न्यूज अपडेट में आपके साथ व्यूअर्स फिर मुलाकात होगी। कहेंगे टेक केयर एंड बाय।